Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today I am going to discuss an important topic related to UGC NET exam, especially for those students who are preparing for HRM, that is Labor Welfare Code 55. Yes guys, so आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो assertion and reason के questions पर वीडियो लेकर आई हूँ. इसमें मैंने important assertion and reason के questions डिस्कस किए हैं जो कि UGC NET के एग्जाम में आए हैं या आ भी सकते हैं. These are very important questions guys, so please watch it very carefully and देखने से पहले please subscribe my channel, share my channel and like my channel. So guys, let's start the video. सबसे पहले गाइज मैं असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चन डालने से पहले आप लोगों को एक समझाना चाहती थी कि कभी कभी मुझे कमेंट्स आते हैं कि वी डोंट नो हाउ टू लाइक रिएक्ट ऑन दीज क्वेश्चंस. जब पेपर में आते हैं हमारे सामने तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें उसे कैसे अटेम्प्ट करना है. दैट्स वाई क्वेश्चंस डालने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये क्वेश्चंस क्या होते हैं और इसे अटेम्प्ट कैसे करते हैं. तो इसलिए मैंने एक स्लाइड मीनिंग की भी डाली है. सो गाइज ये जो असर्शन एंड रीजन है ये होता क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ. ये असर्शन एंड रीजन कुछ नहीं जबकि बस एक दो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको एक ए होती है एक आर होती है. मतलब एक असर्शन की स्टेटमेंट होती है एक रीजन की स्टेटमेंट. अब चार ऑल्टरनेटिव दिए जाते हैं, जैसे कि चार ऑप्शन दिए जाते हैं एंड यू हैव टू चूज कि कौन सा सही ऑप्शन है. अब असर्शन का मीनिंग क्या होता है कि कोई फैक्ट देना, मतलब हम कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कोई फैक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. और रीजन का क्या मतलब होता है कि अब हम उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब वो फैक्ट ऐसा क्यों है. अगर वो रीजन सही होता है तो आपको सही पे टिक लगाना होता है, गलत होता है तो गलत ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना होता है. तो गाइस असर्शन का मतलब है फैक्ट एंड रीजन का मतलब है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट. सो गाइस ये आपको समझना चाहिए. अब मैं आपको सीधा क्वेश्चंस पे लेकर आती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे. लाइक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 है असर्शन. जो स्टेटमेंट है वो ये है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस डिस्क्राइबिंग जॉब्स इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल ऑब्जर्वेबल एंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज इज करेंटली गेनिंग इंपॉर्टेंस. तो इसका गाइज मतलब जो है असर्शन का वो ये है कि आजकल के जो एरा है, आजकल का जो हमारा जो एरा पूरा देखा जाता है वहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस का काफी ज्यादा जैसे प्रचलन कहते हैं, जैसे कि फेमस काफी वो इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, जिसके अंदर हम जो जॉब है उसको किन तीन तरीके से मेजर करते हैं, मेजरेबल ऑब्जर्वेबल और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज के थ्रू हम उसे ऑब्जर्व करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं जॉब को. और इसका रीजन क्या दिया गया है कि जो री इंजीनियरिंग है दैट रीडिजाइंस द बिजनेस प्रोसेस इन सच अ मैनर दैट स्मॉल मल्टीडिसिप्लिनरी सेल्फ मैनेजिंग टीम्स गेट द टास्क डन टुगेदर थ्रू मल्टी स्किल कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस हम क्यों आजकल इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, क्योंकि जो री इंजीनियरिंग है उसने ये डिसाइड किया कि जो स्मॉल मल्टीडिसिप्लिनरी की जो सेल्फ छोटी छोटी टीम्स बनाई गई हैं वो अलग अलग मल्टी स्किल्स की जो उनकी कॉम्पिटेंसीज उनके अंदर फाइंड की जाती है वो उसके मिला जुला के मैनेज करके अपने टास्क को पूरा करते हैं. तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं. बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, A is right, R is wrong, both are right and R also explains A, या फिर both A and R are right but R does not explain A. So guys इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है. मतलब A स्टेटमेंट भी सही है, R भी स्टेटमेंट सही है, बट R जो है वो पूरी तरीके से ए स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, पूरी तरीके से भी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, इसीलिए हम फोर्थ ऑप्शन चूज करेंगे. अब गाइस थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ. जब दोनों स्टेटमेंट अपने अपने में इंडिविजुअली करेक्ट होती हैं और अगर एक दूसरे को भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही है, मतलब रीजन भी सही दे रही है, तो हम थर्ड ऑप्शन चूज करते. पर अगर वो दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली करेक्ट है बट उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो रीजन है उसका असर्शन से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, तो हम उस केस में फोर्थ यूज करेंगे. अगर आप इसमें देखते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए तो आप ये देख सकते हैं कि री इंजीनियरिंग जो वर्ड आ रहा है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है. उसका री इंजीनियरिंग बिल्कुल ही अलग चीज है जो कि हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, जिसका लेना देना होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड. तो ये यहाँ पर फिट नहीं कर रहा है, तो आप इसी से समझ जाएंगे कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती. So the correct answer is option 4. Second question पे आते हैं. Assertion है, chronological age is rather crude measure of time since birth which can hide a multitude of individual differences in vigor, energy, enthusiasm, fitness and so on. However, cognitive age should be a facet of personality related to openness to experience. अब इसमें दो एज के बारे में डिफरेंस बनाया गया है कि जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है और जो कॉग्निटिव एज होती है. क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में ये बताया कि ये सिंस बर्थ जो हमारे अलग अलग डिफरेंसेस आते हैं हमारी एनर्जी में, हमारे विगर में, हमारे इंथुजियाज्म में, फिटनेस में, उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल. जो हमारे अंदर एज में जो डिफरेंस
दिखा रहा है, और कॉग्निटिव जो वो फेज होता है जो कि हमारी पर्सनालिटी को दर्शाता है, जो कि हमारे एक्सपीरियंस को दर्शाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस बताया। अब इसका रीजन देखिए, कंज्यूमर साइकोलॉजी प्रोवाइड्स एविडेंस दैट कॉग्निटिव एज इज अ मच बेटर गाइड टू पीपल्स बाइंग हैबिट, लेजर परस्यू एंड सो ऑन देन क्रोनोलॉजिकल एज। इसमें ये बोला गया है कि कंज्यूमर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको ये लगता है कि एक ह्यूमन में जो उसकी कॉग्निटिव एज होती है वो ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकती है कि उसकी हैबिट्स कैसी हैं, उसकी बाइंग हैबिट्स कैसी हैं, उसको क्या क्या लेजर पसंद है, और भी जो मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें स्ट्रैटेजीज होती हैं उसमें क्रोनोलॉजिकल एज का कोई भी लेना देना नहीं है, कॉग्निटिव एज का लेना देना। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सही है, आर इज रॉन्ग, बोथ आर राइट बट एंड आर एक्सप्लेन्स ए, बोथ आर राइट बट आर डजंट एक्सप्लेन ए इज रॉन्ग, आर इज राइट। सो गाइज इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन 3, दैट बोथ ए एंड आर राइट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। अब गाइस इसमें आप ये देखिए कि ऊपर जो है उसमें हमें सिर्फ डिफरेंस बताया गया है कि क्रोनोलॉजिकल और कॉग्निटिव एज में डिफरेंस क्या है, बट नीचे उसको वो कंज्यूमर साइकोलॉजी से कोरिलेट कर रहे हैं, बाइंग हैबिट से कोरिलेट कर रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से कोरिलेट कर रहे हैं, जबकि ये इससे इसका कोई लेना देना था ही नहीं। पर अगर हम इंडिविजुअली देखें तो दोनों का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, इसलिए हम थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे कि दोनों राइट स्टेटमेंट्स हैं बट आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। Each role must have enough stressors which may help the role occupant to stretch to meet the challenge. In the role where the scope is limited to routine work, the role occupant do not perceive any challenge. इसमें ये लिखा है कि जितने भी रोल्स होते हैं उसके अंदर काफी सारे स्ट्रेसर्स होते हैं जो कि रोल ऑक्यूपाई जो कर रहा है, जो पर्सन उस काम को कर रहा है उसे वो चैलेंज को मीट कर सके। बट जहाँ पे स्कोप लिमिटेड है, सिर्फ रूटीन का काम ही करना है, तो वहां पर कुछ भी चैलेंज ना रोल ऑक्यूपेंट को मिलता है, ना रोल ऑक्यूपेंट कुछ और करने की सोचता भी है। इसका रीजन क्या हो सकता है? While every role has some elements, challenge has also been incorporated into every role. However, the challenge should not exceed an optimal limit, otherwise it may produce dysfunctional stress resulting in poor performance or damage to health of an employee. अब इसमें ये कहा गया है कि हर ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक रोल में ही स्ट्रेस होता है, हर रोल में कुछ ना कुछ रूटीन एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं जो कि हर ही रोल में होते हैं। तो और चैलेंजेस अगर एक ऑप्टिमल लिमिट से ज़्यादा होने लगे तो हमें डिस्फंक्शनल स्ट्रेस भी हो सकता है, हमारी परफॉर्मेंस भी पुअर हो सकती है और एम्प्लॉय के डैमेज भी हो सकता है उसकी हेल्थ पर आगे जाकर। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। बोथ ए आर एंड आर राइट बट आर डजंट एक्सप्लेन ए एंड आर राइट एंड आर एक्सप्लेन भी करता है। ए राइट है बट आर डजंट एक्सप्लेन ए, एंड ए इज ट्रू बट आर एक्सप्लेन ए। ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली बिल्कुल करेक्ट है पर आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊपर जो बात करी गई है उसमें ये कहा गया है कि हमें रोल ऑक्यूपेंट को जो है चैलेंज देना चाहिए, वरना रूटीन वर्क करते करते वो कुछ भी चैलेंज परसीव नहीं करेगा, कुछ भी परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाएगा। पर नीचे क्या बोला गया है कि चैलेंज दो तो बस एक ऑप्टिमल लिमिट तक ही दो, नहीं तो फिर स्ट्रेस होने लगेगा। अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट अगर हम उन्हें कोरिलेट करें तो वो एक दूसरे से कोरिलेट नहीं हो रहे, रीजन असर्शन को प्रूव नहीं कर पा रहा है, वो अपने में ही अलग स्टेटमेंट है, तो इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। Assertion: the study of organizational change has noted the fact that many participants respond resistant to altering the status quo. Since the industrial revolution began, workers at times sought, occasionally in extremely violent fashion, to block the introduction of new technology. रीजन क्या दिया है? सच बिहेवियर में बी आइदर ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट रेजिस्टेंस में टेक द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय डेलिबरेटली फेलिंग टू डू थिंग्स फॉर सक्सेसफुल चेंज और सिंपली बीइंग enthusiastic, and covert resisting can be more detrimental than open resisting because it is harder to identify and eliminate. इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। A is true, R is false, A is right, R explain A and R both are wrong, A is true and R does not explain A. इसका ऑप्शन जो है वो आंसर है ऑप्शन 4, मतलब ए स्टेटमेंट सही है पर आर स्टेटमेंट ए को प्रूव नहीं कर पा रहा है, मतलब वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Assertion: कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट्स कैन बी एफिशिएंट, मतलब कॉम्पिटिटिव जो लेबर मार्केट्स होती हैं जिसमें कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है लेबर मार्केट्स का एक दूसरे के साथ, वो बहुत एफिशिएंट होती हैं। रीजन: क्योंकि लेबर मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने ही ओन सेल्फिश गोल्स को अटेन करने के लिए ऐसी कंडीशंस बना लेते हैं जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव हो जाता है। रीजन से आंसर देखते हैं इसके। ए राइट है, आर एक्सप्लेन भी कर रहा है, ए राइट है पर आर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ए रॉन्ग है, आर राइट है, और या फिर दोनों ही रॉन्ग हैं। तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन 1,
ए भी राइट है एंड आर भी एक्सप्लेन कर रहा है ए को। मतलब कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जो लेबर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक दूसरे के सेल्फिश गोल्स को अटेन करने के लिए ही ऐसी कंडीशंस करते हैं जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव हो जाता है और फिर वो उनकी ही एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये ऑप्शन उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, प्रूव भी कर रहा है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। Question 6. Quality Circle in India was an imported idea from Japan without proper cultural changes in the organization. Reason: the corporate culture assimilating the learning, empowerment and participation as equal could not be developed due to absolute mindset of both employer and employees. इसका आंसर हो सकता है, अब आप बताएंगे, ए है रॉन्ग या फिर रीजन उसको वैलिडेट नहीं कर पा रहा है। बोथ ही स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ए राइट है एंड रीजन जो है बट वो वैलिडेट नहीं कर पा रहा है। ए एंड आर दोनों ही राइट है और आर भी वैलिडेट कर पा रहा है एजर्शन को। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज ए एंड राइट दोनों स्टेटमेंट्स राइट भी हैं एंड आर प्रूव भी कर पा रहा है एजर्शन को। मतलब आर बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है एजर्शन को प्रूव करने के लिए। अब मैं आपको पूरा बताती हूँ कैसे। क्वालिटी सर्कल्स जो इंडिया में आई थी वो हमने जापान से आइडिया लिया था और हमने प्रॉपर कल्चरल चेंजेस नहीं किए थे ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो ये कॉर्पोरेट कल्चर है वहाँ पे एम्पावरमेंट और जो पार्टिसिपेशन है और जो लर्निंग है वो विदाउट एब्सोल्यूट माइंडसेट अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का नहीं होगा तो नहीं हो सकता है कॉर्पोरेट कल्चर। और अगर कॉर्पोरेट कल्चर हो गया तो फिर क्वालिटी सर्कल आ गया। तो इसलिए ए एंड आर राइट और आर वैलिडेट भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7. स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है इज रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरमेंट। रीजन क्या है? इसे यूनिवर्सल भी होना चाहिए एंड परपेचुअल भी होना चाहिए। सो आंसर देखते हैं ऑप्शन 1, दैट इज ए एंड आर बोथ आर राइट। मतलब एजर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है। मतलब इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है उसका स्कोप कब तक है? बिजनेस एनवायरमेंट तक, मतलब जितना उसका बिजनेस का एनवायरमेंट है। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो भी यूनिवर्सल भी है, परपेचुअल भी है। तो बोथ ही स्टेटमेंट्स राइट हैं। गाइस आपको हर बार ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगे कि आर एक्सप्लेन ए। जो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको उसमें से जो बेस्ट सूटेबल लगता है अब आप उसे चुनेंगे। अगर इसमें ये नहीं दे रखा कि आर एक्सप्लेन्स द सिचुएशन तो आप पहला ऑप्शन ही चूज करेंगे कि बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। Question number 8. Assertion. Labor welfare deals with the provision of opportunities which deals with the worker and his family to lead a good life, socially also and personally also, and help him to adjust the social transition in his work, family and social life. बहुत ही easy language है, समझ में आ गया। Reason: transition and the resultant undesirable social consequences are caused by the large scale industrialization. Options देख लेते हैं। A and R are wrong. A right है, R doesn't explain. A and R are right and R explains assertion. And A is wrong, R is right. Option 3 है कि स्टेटमेंट्स भी दोनों सही हैं और रीजन भी उसको एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा। अब लेबर वेलफेयर का क्या मतलब होता है कि हम अपॉर्चुनिटी दें कि वर्कर जो है अपनी लाइफ को बहुत ढंग से लीड कर सके, स्टैंडर्ड लिविंग उसको प्रोवाइड हो सके, पर्सनली भी और सोशली भी। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो लार्ज स्केल हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं उसका जो सोशल कॉन्सिक्वेंस आता है, उसका जो रिजल्ट आता है वो उनके सैलरी और उनकी वेजेस से जाता है, वेजेस पर जाता है, जिससे कि वो एक गुड लाइफ लीड कर पाए। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। Question number 9. Assertion. While all programming strategies need to provide all the 3 phases of individual and they differ according to the training modalities chosen for implementing them. Reason क्या है? The chosen modality provides the frame for designing and sequencing the training input and selecting the method to produce results. Option देख लेते हैं। Assertion is not correct, R is correct, assertion and reason both are not correct, assertion and reason are correct and R, but R doesn't explain it. A and R are correct and R explains A very successfully. आंसर है ऑप्शन 4। अब इसमें क्या कहा गया है, जितनी भी प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं एक इंडिविजुअल के 3 फेजेस में इंप्लीमेंट करने के लिए, वो डिफर कर जाती हैं उसके तीनों ही फेज में एज पर द ट्रेनिंग मोडालिटी। अब ट्रेनिंग मोडालिटी कैसे डिफर कर जाती है? ड्यू टू सीक्वेंसिंग हमारी कैसी हुई है, ट्रेनिंग कैसी दे रहे हैं, इनपुट्स क्या क्या यूज कर रहे हैं और उसका क्या क्या मेथड्स हम यूज कर रहे हैं रिजल्ट लाने के लिए। तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं एंड दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट भी है। सो द आंसर इज ऑप्शन 4. So assertion, question number 10. Occupational wage differences provide an incentive to young person to incur the cost of training and education and encourage the worker to develop skills of higher earnings in future. यंग वर्कर्स को ट्रेनिंग और एजुकेशन कराने के लिए हम वेज डिफरेंशियल प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनकी फ्यूचर में हायर अर्निंग हो सके क्योंकि उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। रीजन: ऑक्यूपेशनल वेज डिफरेंशियल परफॉर्म अ सोशल फंक्शन बाय वे ऑफ डिटरमाइनिंग द सोशल स्टेटस ऑफ वर्कर। दोनों ही स्टेटमेंट्स सही लग रही हैं। आंसर ऑप्शन देखते हैं। assertion इज रॉन्ग, रीजन इज राइट, assertion एंड रीजन बोथ आर राइट एंड उसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है।
assertion इज राइट बट रीजन नहीं फेल हो गया एक्सप्लेन करने से, या फिर assertion राइट है रीजन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, जिसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट्स सही भी हैं और रीजन उसको एक्सप्लेन कर भी पा रहा है। ये बहुत ईजी था, देख के ही पता चल रहा था। यंग पर्सन को हम इंसेंटिव दे रहे हैं, इंसेंटिव का नाम है ऑक्यूपेशनल वेज डिफरेंशियल, जिसकी वजह से वो आगे स्किल्स डेवलप कर सके और हायर अर्निंग कर सके फ्यूचर में। सेकेंड जो रीजन दे रखा है, क्यों, क्योंकि हम सोशल स्टेटस ऑफ वर्कर का इंक्रीज करना चाहते हैं, तो रीजन भी सही है एंड assertion भी। So guys, thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Assertion and reason के questions काफ़ी ज़्यादा आते हैं UGC नेट एग्जाम में, स्पेशली लेबर वेलफेयर कोड 55 में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। डोंट वरी गाइज, मैं और भी ऐसे छोटी वीडियोस रिलेटेड टू assertion and reason से लेकर आती रहूँगी आगे। Till then, please subscribe my channel, share my channel, comment and like it. This is Mahima signing off from the video. Goodbye.